हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 4 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएस एक्सेल में फार्मूला और कैलकुलेशंस के बारे में डिटेल में देखेंगे कैसे फार्मूला और कैलकुलेशन को यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक्सेल वर्कशीट में जो हम लोग डेटा एंटर करते हैं वो नंबर्स और टेक्स्ट होता है। मीन्स हम लोग अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट में जो डेटा एंटर करते हैं वो नंबर्स और टेक्स्ट होता है, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो एमएस एक्सेल को क्या क्या चीज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। वो सब चीज़ हम लोग एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि बजट क्रिएट होना हुआ, किसी चीज़ का कैलकुलेशन हुआ, टैक्स का कैलकुलेशन हुआ, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हुआ, स्टूडेंट्स के नेम लिस्ट हुए, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को बनाने का चीज़ हो गया, या स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को बनाने का हो गया, या हम लोग डेली जो एक्सरसाइज करते हैं वो कितना मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज करना होता है, हम लोग अपना कितना वेट लॉस कर पा रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, या हमारे घर को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उस चीज़ का हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, एक्सरसाइज का लिस्ट बना सकते हैं। ये सारा चीज़ बनाया जा सकता है एमएस एक्सेल की मदद से। एमएस एक्सेल की मदद से हम लोग बहुत सारा चीज़, एंडलेस चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया जा सकता है एमएस एक्सेल में, इसलिए एमएस एक्सेल को क्रिएट किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है एमएस एक्सेल में, वो सब चीज़ को देखना है। उसमें हम लोग पैरेंथेसिस और कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, फार्मूला लिखने के लिए, वो सब चीज़ को के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा टॉपिक हम लोगों को कवर करना है इस चैप्टर में। तो उसके बाद जो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है कैसे सेल्स को और रेंजेस को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को अगर कोई डेटा एंटर करना होता है वर्कशीट में, कोई भी वर्कशीट में अगर हम लोगों को डेटा एंटर करना होता है तो सबसे पहले हम लोगों को वो जो सेल होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि यू मस्ट फर्स्ट हैव ए सेल और ए रेंज सेलेक्टेड। मीन्स अगर हम लोगों को कोई डेटा एंटर करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक सेल सेलेक्ट करना होगा, या तो अगर 4 सेल में डेटा हम लोगों को एंटर करना है तो चारों सेल को सेलेक्ट करना होगा। जब भी हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, एमएस एक्सेल वर्कशीट को ओपन करने के साथ साथ हम लोगों को अगर डेटा एंटर करना है तो हम लोगों को सेल को सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि हम लोग वर्कशीट खोलते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि एक सबसे पहला वाला जो सेल होता है, सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है, जिसको हम लोग A1 सेल कहते हैं, A1 सेल। तो ये जो सबसे पहला वाला जो सेल होता है, जो बॉक्स होता है, उसको हम लोग A1 सेल कहते हैं। ये एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव कहने का क्या मतलब होता है कि जो सेल एक्टिव हो जाता है वो सेल के चारों तरफ में डार्क बॉर्डर बन जाता है अपने आप। मीन्स बाकी सब सेल्स के चारों तरफ डार्क बॉर्डर हम लोगों को नहीं दिखाई देगा, बाकी सेल के चारों तरफ हम लोगों को डार्क बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, बट जो एक्टिव सेल है जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं, मीन्स मैंने अगर वर्कशीट खोला हुआ है और मैंने अगर कोई सेल पे माउस से क्लिक कर दिया तो वो जो सेल हो गया वो एक्टिव सेल हो गया, और वो एक्टिव सेल बन जाता है तो उसके चारों तरफ में डार्क बॉर्डर, ब्लैक कलर का डार्क बॉर्डर बन जाता है। मीन्स वो बॉर्डर थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, मोटा हो जाता है बाकी सारे सेल्स के मुकाबले। तो अगर हम लोगों को सेल को सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग बस उस पर क्लिक कर देते हैं। और अगर बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करना होता है हम लोगों को, तो बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि एक सेल पे क्लिक करके और फिर उसके बाद हम लोग माउस को ड्रैग करते हैं। अगर नीचे तक बहुत सारे सेल को, 10 सेल को सेलेक्ट करना है तो माउस को ड्रैग करना होगा 10 सेल तक, तो 10 सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोगों को राइट साइड में 5 सेल को सेलेक्ट करना है तो पहले एक सेल पे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करके राइट साइड में ले जाया जाएगा, तो माउस हम लोगों का उधर जाके और उन 5 सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा। अब अगर उसमें डेटा को एंटर करना है, मीन्स अगर एक सेल में डेटा को एंटर करना है तो पहले एक सेल को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कि उस सेल को सेलेक्ट करने के लिए उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पे कर्सर आ जाएगा और जैसे हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो टाइप हो जाएगा वहाँ पर। या वही तरीका होता है। और अगर 5 सेल्स में को हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं ड्रैग करके माउस से और उसमें लिखना है, तो हम लोग वही तरीके से बस कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देते हैं और उसमें जो डेटा होता है वो एंटर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। अगर हम लोग बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करके हम लोग कीबोर्ड से बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा बात यही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक और तरीका बताया जा रहा है कि अगर सेल्स को हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा एक और तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि MS एक्सेल का जो वर्कशीट होता है वहाँ पे उस जगह पे एक जगह पे नेम बॉक्स होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग अपने सेल का नाम लिख देते हैं। मीन्स अगर हम लोगों को A1 सेल चाहिए तो वहाँ पे A1 लिख दिया जाएगा। अगर हम लोगों को 2 सेल्स चाहिए या 10 सेल चाहिए या A1 से लेके A10 सेल चाहिए या A1 से लेके C5 सेल चाहिए, तो इस नेम बॉक्स में हम लोग वहाँ पे लिख देंगे और फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा, उतना सेल। मीन्स ये नेम बॉक्स में जाके उस सेल का नाम लिख देना है और एंटर बटन दबा देना है, वो सेल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी सेल का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा उस नेम बॉक्स में। अब आगे जो पॉइंट है, आगे जो टॉपिक है वो है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? अगर कोई सेल है, मीन्स ये सेल है और इस सेल को कहा जा रहा है कि ये A1 सेल है, तो ये जो A1 है ये A1 क्या है? तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है A, ये कॉलम है और जो 1 दिखाई दे रहा है ये नंबर, ये है हम लोगों का रो। यहाँ पे यही बात पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्कशीट के अंदर में रो और कॉलम दिया हुआ है और तो हर एक सेल का जो होता है उसका एक यूनिक रेफरेंस एड्रेस होता है। मीन्स हर एक सेल का हर एक बॉक्स जो होता है वर्कशीट के अंदर में, उस हर एक बॉक्स का एक एक एड्रेस होता है, एक एक रेफरेंस एड्रेस होता है, उसको यूनिक रेफरेंस कहा जा सकता है या हम लोग सिंपली उसको एड्रेस कर सकते हैं। हर एक बॉक्स का या हर एक बॉक्स का नेम कहा जा सकता है। तो मान लो कि ये जो बॉक्स है ये A5 बॉक्स है, तो यहाँ पे जो A अल्फ़ाबेट है ये अल्फ़ाबेट कॉलम डिनोट करता है और ये 5 जो है ये रो डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये जो सेल है ये वाला बॉक्स, ये कॉलम A में आता है और ये रो 5 के अंदर में आता है। मीन्स ये कॉलम A में है और रो 5 में है। यही सेल रेफरेंसिंग होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेल किस जगह पे है, किस कॉलम में और किस रो में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है A10 को लेके। तो यहाँ पे A10 के बारे में दिखाया जा रहा है कि A10 में क्या है कि A जो है वो कॉलम A में है और 10 जो है वो रो 10 को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ही A10 A20 को लिया जा रहा है, तो A10 और A20 भी वैसा ही है। ये A10 जो है ये सेल A10 है और A20 जो है वो सेल A20 है। तो A20 अगर सेल है तो A20 में कहाँ कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है, तो ये नंबर से और अल्फ़ाबेट से पता किया जा सकता है। ये कॉलम A में है और ये रो 20 में है। और आप सभी को अगर याद होगा बढ़िया से, तो रो और कॉलम किसको कहा जाता है? तो जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है वो रो होता है और जो वर्टिकल बॉक्स होता है वो कॉलम होता है। एक बार मैंने क्लियर करा दिया आप सभी को। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेल रेफरेंसेस को दिखाया जा रहा है। सेल रेफरेंसेस मीन्स हम लोगों का जो एक सेल है उसका एड्रेस। यहाँ पे A10 और A20 भी फिर से दिखाया जा रहा है। तो A10 जो है, A10 में A क्या है? वो कॉलम A है और 10 क्या है? वो रो 10 है। और वैसे ही और भी 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि एक्सेल यूजेज रेफरेंस स्टाइल कॉल्ड A1। तो यही बात बताया जा रहा है वापस से कि जो एक्सेल है वो रेफरेंस स्टाइल इस्तेमाल करके और कोई भी जो सेल होता है उसका एड्रेस, उसका नेम बताया जाता है। कैसे? कॉलम्स और कॉलम्स के लेटर से और रोज के लेटर से। तो कॉलम्स का लेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है A और रो का लेटर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे 20। तो ऐसे ही किसी सेल का रेफरेंस यूज़ किया जाता है और उसके रेफरेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे के टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे एक्सेल वर्कशीट के अंदर में
कोई फार्मूला इंसर्ट किया हुआ है, फार्मूला टाइप किया हुआ है, और अगर उस फार्मूला में हम लोगों को बदलाव करना है, उसको अपडेट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा उसमें हम लोगों को। मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक कैलकुलेशन किया गया है। इस कैलकुलेशन में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो सी कॉलम और 4 रो है, उसका जो सेल है वो यहाँ पे है C4। ये वाला हम लोगों का C4 सेल है। तो C4 सेल में अगर कोई मिस्टेक हो गया है, या C5 सेल में कोई मिस्टेक हो गया है, या किसी भी सेल में कोई मिस्टेक हो गया है, और अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के बाद क्या होगा कि जो लास्ट का जो सेल का जो लास्ट का जो बॉक्स है हम लोगों का, लास्ट का जो सेल है जहाँ पे टोटल किया गया है, ये यहाँ पे हम लोगों का टोटल किया गया है। अगर यहाँ पे जो टोटल किया गया है उसको चेंज करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का कोई एक सेल में मिस्टेक हो गया है। अगर इस सेल में मिस्टेक हो गया और इस सेल में हम लोग अगर इसका नंबर 52.98 के जगह पे 60 कर दें, तो क्या होगा कि जो ये टोटल दिखा रहा है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वाले बॉक्स में, वो क्या करेगा कि वो फॉर्मूला अपने आप इस आंसर को, इस कैलकुलेशन को अपने आप अपडेट कर देगा। तो फॉर्मूला का क्या काम होता है कि फॉर्मूला के अंदर में ये अपने आप अपडेट कैसे कर दे रहा है कि जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है इस टोटल वाले बॉक्स में, C7 सेल के अंदर में ये वाला फॉर्मूला लिखा गया है, और यहाँ पे सेल रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। सेल रेफरेंस कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे C3 और C6 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। C3 C6 जो है वो C3 से लेके C6 वाले सेल के बीच में जो भी डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो C3 C4 C5 C6, तो ये जो चारों सेल है ये सेल रेफरेंस दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसका सम लिखा जा रहा है, और ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर में C3 से लेके C6 लिखा हुआ है, और उसके बीच में डबल डॉट इस2 का सिंबल है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि C3 से लेके C6 सेल के बीच में जो भी डेटा है उसको ऐड करना है, उसका सम करना है। तो ये फॉर्मूला लिख दिया गया है C7 सेल में। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों का कोई C3 से लेकर C6 सेल के बीच का कोई डेटा गलत हो गया है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया जा रहा है कि 11.97 लिखा हुआ है C4 सेल में, और फिर उसके बाद हम लोगों को अगर उसमें 3.99 ऐड करना है, मीन्स 3.99 मिस्टेकली छूट गया था और उसको फिर से ऐड करना है, तो बस हम लोग उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें फॉर्मूला टाइप कर देंगे ये वाला, जैसे कि जो 11.97 जो लिखा हुआ है उसमें प्लस का निशान डाल के, प्लस का सिंबल डाल के, जो 3.99 हम लोग का छूट गया है उसको हम लोग लिख के, और जैसे ही एंटर टाइप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ये दोनों जो डिजिट है, दोनों जो नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे अपने आप एंटर दबाने के बाद। तो C4 का जो नंबर है वो तो चेंज हो चुका है। तो C4 का नंबर चेंज होने के बाद क्या होगा कि हम लोगों का जो फॉर्मूला जो लिखा गया है C7 सेल के अंदर में, वो अपने आप अपडेट करके, पहले जब C4 का डेटा नहीं चेंज किया गया था तो यहाँ पे आंसर था 126.93, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, या आपके बुक में दिखाई देगा। तो 126.93 जो है ये पहले रिजल्ट था, बट C4 सेल के अंदर में जो बदलाव किया गया उसके चलते क्या हुआ कि इसका आंसर 126 से बदल के 130.92 हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग C7 सेल के अंदर में फॉर्मूला लिखे हुए हैं, और उस फॉर्मूला में C3 से लेके C6 सेल के बीच में जो भी डेटा है उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। मीन्स हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं सम का, तो यहाँ पे सम करके दिखा देगा। तो भले ही हम लोग C3 से लेके C6 के बीच में जो भी डेटा डालें या बाद में भी चेंज कर दें अगर हम लोग, तो मैंने अगर बाद में कोई सेल का डेटा चेंज कर दिया तो जो जिस सेल के अंदर में फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे अपने आप उसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि अगर इफ़ यू हैड entered 11.97 and other specific values into a formula in say C7, कहा जा रहा है कि अगर हम लोग C7 सेल में फॉर्मूला नहीं लिखे हुए रहते और वहाँ पे कोई डिजिट ऐड करके, सिंपल कैलकुलेशन करके, ये C3 से लेके C6 सेल के बीच में जो भी डेटा है उन सब को लिख के प्लस प्लस का साइन करके, और C7 सेल में अगर हम लोग लिखे हुए रहते, वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं ऐड किए हुए रहते, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग C4 सेल में अपडेट किए हैं, नंबर को बदलाव किए हैं उसमें ऐड करके, ये वाला कैलकुलेशन ऐड करके, तो C7 में जो अपने आप ऑटोमेटिक बदलाव हो गया है और अपडेट हो गया है हम लोगों का आंसर, वो अपडेट नहीं होता। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब सेल रेफरेंसिंग को
दूसरे तरीके से कैसे एंटर किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक तरीका बताया जा रहा है सेल रेफरेंस को सेलेक्ट करने का तरीका। सेल रेफरेंस को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, तो जैसे कि हम लोग इन C9 सेल के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये C9 सेल है और C9 सेल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू सम C4, C6। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, यहाँ पे कॉमा दिया गया है। कॉमा देने का मतलब ये है कि सिर्फ C4 और C6 वाले सेल के डेटा को ऐड करना है। तो अगर हम लोगों को ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको लिखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो C4 और C6 है उसको अगर हम लोग कीबोर्ड से नहीं टाइप करना चाहते हैं और माउस क्लिक से सेलेक्ट करना चाहते हैं C4 को और C6 को, क्योंकि हम लोगों को ये दोनों जो सेल है इन्हीं दोनों को का एडिशन चाहिए, इन्हीं दोनों का सम निकालना है। तो अगर हम लोग ये इस फार्मूला को कीबोर्ड से नहीं टाइप करके और माउस से हम लोग C4 और C6 को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि C9 सेल में हम लोग क्लिक कर देंगे और वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल डालेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सम, SUM टाइप करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रैकेट कीबोर्ड से डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल टू साइन कीबोर्ड से टाइप करना होगा, फिर उसके बाद सम लिखना होगा और फिर उसके बाद सम लिखने के बाद वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने के बाद क्या करना है कि C4 सेल को जाके जस्ट माउस से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वहाँ पे C4 सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप C4 लिखा जाएगा, ये वाले बॉक्स के अंदर में अपने आप C4 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से क्या करेंगे, कॉमा का निशान डालेंगे और फिर माउस को ले जाके C6 सेल को ले जाके हम लोग क्लिक करेंगे, मीन्स हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अपने आप C6 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C9 सेल में। C9 सेल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कॉलम C में और 9 रो में ये वाला जो सेल बना हुआ है ये C9 सेल है और इसके अंदर में ये फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा गया है जैसे कि मैंने बताया। ये तरीका है सेल रेफरेंस को एंटर करने का। यहाँ पे C4 और C6 जो है वो सेल रेफरेंस है, आप सभी भूलिएगा नहीं। सेल रेफरेंस किसको कहा जाता है, ये सेल रेफरेंस होता है। C6 हो गया, C4 हो गया, C6 हो गया, ये सेल रेफरेंस है ना। तो इसी को एंटर करने का यहाँ पे तरीका बताया गया है कि अगर हम लोग कीबोर्ड से इसको टाइप नहीं करेंगे तो हम लोग माउस से भी C4 को और C6 को लिख सकते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर में। यही तरीका है।